Hello class 8 students, welcoming you all back to the chapter that is the colonial era of India in India, sorry. तो हमारे लास्ट 3 एपिसोड्स हो चुके हैं। उसमें क्या क्या हमने किया वो हम देख लेते हैं एक बारी, जस्ट अ क्विक रिव्यू कि हमने क्या क्या कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, so we just did the big question and the whole timeline thing in the first episode. In the second episode we did the age of colonialism, right? And in the in the third episode we did Europeans in India, in which we saw Portuguese, Dutch, and French people coming in India, right? Now we'll start with Into the British, means when the British people arrived in India, right? So let us get into this topic, all right? So yeah, this is Into the British. So let us start. Britain dominated the Indian subcontinent for nearly 2 centuries. 2 centuries का यहाँ पे क्या मतलब है? 2 centuries means 200 years, right? 1 century is 100 years and 2 centuries means 200 years, all right? Many books have dissected the method of British rulers. We will not attempt to tell a complete story, but will focus on the main aspects of their colonial presence in India. मतलब कि बहुत सारी किताबें जो हैं वो ऐसे ऐसे बताती हैं कि ब्रिटिश रूलर्स कैसे थे, क्या था, उनके क्या तरीके थे। हम पूरी कंप्लीट स्टोरी नहीं करेंगे, बट जो मेन मेन प्रेजेंस है कि कलोनियल कॉलोनी जो यहाँ पर थी ब्रिटिश की, ब्रिटेन की, तो जो कलोनियल प्रेजेंस था इंडिया में, कैसे कैसे उसके कुछ फैक्टर्स, उसके कुछ एस्पेक्ट्स, क्या क्या चीज़ें थी, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बट नॉट द होल स्टोरी, राइट? सो लेट अस गेट इनटू इट। फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स, तो पहली पहली चीज है ट्रेडर्स से रूलर्स, यानी कि बन के आए ट्रेडर्स, देन दे वर रूलर्स। तो यही चीज है। सो लेट अस स्टडी द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द history's most remarkable example how a trading company could transform into an imperial power, राइट? मतलब कि ऐसी भी ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट था इंडिया का, यानी कि ब्रिटिश का जो एक राज था इंडिया के लिए, इट वाज वेरी मच अ बिग कॉन्क्वेस्ट, यानी कि उन्होंने इंडिया को जीता था एज एन लाइक वन ऑफ हिस्ट्रीज मोस्ट रिमार्केबल एग्जांपल। कैसे भला? मतलब कि क्योंकि जो ये आई एज अ ट्रेडिंग कंपनी थी, लाइक आई गेस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से एक ट्रेडिंग कंपनी बन के आई थी। देवर ट्रेडिंग कंपनी एट फर्स्ट, but they slowly and gradually they transformed and changed into imperial power. They were like rulers there. They were like ruling there. They had a powerful political stabilization over that इंडिया, राइट? सो वो जो कॉन्क्वेस्ट था इंडिया का, कॉन्क्वेस्ट था ब्रिटिश का इंडिया के ऊपर, वो उसका एक बहुत ही रिमार्केबल एग्जाम्पल है हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री की किताबों के अंदर, कि ये एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह आकर भी दे बिकेम एन इंपेरियल पावर। Unlike classic conquest, the British takeover of India was gradual, calculated, and often disguised as commercial enterprise rather than military invasion. मतलब कि जो जैसे क्लासिक कॉन्क्वेस्ट होते हैं, मतलब कि जैसे क्लासिक मीन्स ऐसे जो एज इन क्लासिक मीन्स एक टाइप ऑफ सिमिलैरिटी होती है ना। क्लासिक एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि बहुत एकदम मेन एग्जांपल, तो मेन कॉन्क्वेस्ट यानी कि मेन कोई राज्य को एज इन आपने लेना हो, उसके लिए क्या करते हैं आप लोग? लड़ाई करते हो, है ना? एज इन यू वॉर विद दैट, राजा हारेगा तो आपको पूरा राज्य मिलेगा, काइंड ऑफ दैट। तो वो जो क्लासिक कॉन्क्वेस्ट है वैसा उन्होंने ब्रिटिश लोगों ने नहीं किया। तो ब्रिटिश का जो टेक ओवर था इंडिया में वो धीरे धीरे ग्रेजुअली हुआ, एंड इट वाज वेरी कैलकुलेटेड, राइट? दे वर कैलकुलेटिंग ईच एंड एवरी स्टेप, right? Each and every step was calculated. They were doing very much trying to have this power very carefully, right? और very very आराम से उनको ये पावर मिली। एज इन वो आए एज एज इन कमर्शियल एंटरप्राइज थे, यानी कि जैसे कमर्शियली एंटरप्राइज यानी कि कमर्शियल करना, यानी कि ट्रेडिंग वगैरह करना, देवर लाइक दैट। नहीं तो अगर कोई एज इन क्लासिक एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बोला ना, तो उस एग्जाम्पल से तो कोई लड़ने आएगा तो अपनी मिलिट्री भेजेगा, राइट? नेवी भेजेगा, वो सब होगा, लड़ाई होगी, बट वैसे नहीं, मिलिट्री कैंपेन्स या मिलिट्री इन्वेजन नहीं हुआ। बट दे वर फर्स्ट ट्राइंग टू हैव अ कमर्शियल एंटरप्राइज, जैसे वो कमर्शियल एंटरप्राइज के मुखौटे काइंड ऑफ में आए, एंड देन दे स्लोली ग्रेजुअली टेक ओवर इंडिया, राइट? So this was kind of a very great lines which explains this whole situation very beautifully, right? The English East India Company was established as a trading company and was granted a royal charter by Queen Elizabeth I, which gave it special powers to raise a private army, for instance. यानी कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, राइट, अगेन से द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी, वही मैंने नाम बोला, राइट? सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस नेम, दैट इज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जो कि एस्टैब्लिश हुई थी एज अ ट्रेडिंग कंपनी, और उनको एक रॉयल चार्टर यानी कि काइंड ऑफ एक रॉयल फंडिंग काइंड ऑफ वो सब दिया था, जो कि क्वीन एलिजाबेथ ने दिया था, है ना?
जो क्वीन उस टाइम की थी, क्वीन एलिजाबेथ वन, उन्होंने ये सारा उनको थमाया था और उन्होंने ही ये सारी पावर दी थी उनको, है ना, सारी की सारी पावर टू कंट्रोल दिस कॉलोनी। उनके लिए तो दे वर कॉलोनी ओनली, लाइक दे वर स्लोली स्लोली डूइंग इट, बट एट दैट टाइम दे सॉ अस एज अ कंट्री, दे सॉ अस एज अ वेरी profitable country which they could target, right? So that was English East India Company's idea about it, maybe. So right, so the main queen was Queen Elizabeth one, जिन्होंने उनको पावर दी और वो यहाँ पे स्टैब्लिश हुए अच्छे से एज अ ट्रेडिंग कंपनी, है ना। एंड देन शी ऑल्सो गेव सम मोर पावर दैट टू रेज अ प्राइवेट आर्मी फॉर इंस्टेंस, मतलब उन्होंने और भी ऐसी ऐसी अच्छी पावर दी, ऐसे अच्छी तो नहीं मीन्स ऐसे स्पेशल पावर्स दी उन्हें, स्पेशली अलाउ करा। जो पहला एक एज एन ऐसे स्पेशल पॉइंट था वो फॉर एग्जांपल वो था कि प्राइवेट आर्मी रखने का, राइट। फॉर इंस्टेंस nevertheless its agent initially kept up a pretense of being merry traders, which allowed them in the 17th century to establish footholds along India's coast with minimal resistance। यानी कि जो एजेंट्स थे उन्होंने पहले प्रिटेंडनेस रखी मतलब कि एज एन वो बनते आए कि भैया हम तो ट्रेडर्स हैं, हम बस एक ट्रेडर्स हैं, जो कि उनको फिर उसके साथ अलाउ किया कि हाँ भैया ट्रेडर्स हो तो कोई बात नहीं, इनको हमारा भी फायदा होगा, ये अपना भी सामान लेके जाएंगे, सो दे वर ट्रेडर्स काइंड ऑफ। और 17th सेंचुरी में वो अपने अपने पूरे पैर जमाने लग गए इंडिया कोस्ट की तरफ, और विद मिनिमल रेजिस्टेंस, यानी कि थोड़ी बहुत ही रोक टोक उनको लोग के कर रहे थे, बट उन्होंने अपने धीरे धीरे जितने भी ट्रेडिंग पोर्ट्स थे, है ना, वो साहब पे अपने कोस्टल एरिया से ट्रेडिंग वगैरह होती है ना, फ्रॉम द शिप्स एंड एवरीथिंग। तो सूरत यानी कि गुजरात, मद्रास यानी कि चेन्नई, बॉम्बे, मुंबई, कलकत्ता यानी कि कोलकाता, यानी कि चारों काइंड ऑफ जगहों पे, चारों तो नहीं मतलब वेस्ट साइड में आपका सूरत एंड बॉम्बे, ये थोड़ा साउथ में चलेंगे तो मद्रास, एंड ईस्ट साइड में कलकत्ता, है ना, मद्रास भी थोड़ा ईस्ट में ही आता है बट लाइक साउथ ईस्ट में आता है काइंड ऑफ, है ना, इंडिया के। तो ये चारों आपके जो पोर्ट्स थे इनके पहले उन्होंने पकड़ पकड़ी एंड धीरे धीरे बाकी सारे पोर्ट्स में भी अपनी अपनी पकड़ उन्होंने पकड़ी, अपने पैर वहां पे जमाए, राइट। Local rulers did not mind these trading posts as they generally welcomed foreign trade, which let us recall was a long-standing practice in India. These modest beginnings concealed the company's long-term ambition, यानी कि क्योंकि अब देखो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि धीरे धीरे यहाँ पे एज अपने पोर्ट्स ले रहे थे, तो वो सब कर रहे थे, जो वहाँ के जब राजा थे जिनके अंडर वो सब ये था, तो उन्होंने रेजिस्टेंस क्यों नहीं दिखा, उन्होंने रोक टोक क्यों नहीं करी, तो इसीलिए नहीं करी बिकॉज वो वेलकम करते थे कि फॉरेन ट्रेड हो, यानी कि बाहर से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट काइंड ऑफ हो, ट्रेडिंग हो, क्योंकि उनका भी इसमें फायदा होता था स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत, तो उनके फायदे के लिए दे वर वेरी मच हैप्पी, जो कौन अपना नुकसान करवाएगा ना, तो इसीलिए दे वर वेरी मच हैप्पी एंड दे अलाउड देम कि हाँ कर लो। बट उनका जो ये जो उनके पीछे का जो माइंडसेट था, उनके पीछे की जो ख्वाहिशें थी, एम्बिशंस थे, वो धीरे धीरे करके जो उनके लॉन्ग टर्म एम्बिशंस थी वो धीरे धीरे करके शुरू होने लगे कि वो एज एन शेप में आने लग रहे, राइट। मतलब कि जो उनकी थी कि भैया हम इंडिया पे एज एन ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद एज एन वो रखेंगे, तो उनके जो पहले स्टार्टिंग के स्टेप्स होते हैं ना वही होता है। अब फाइनल अपने अंजाम में फाइनल में तभी पहुंच सकते हो ना जब आप स्टार्टिंग करो, है ना। You can do the question answers of this chapter once you read the chapter, right? And once you write the chapter you have to start for that। वैसे उनकी जो स्टार्टिंग थी, राइट। एक और चीज आ गई यहाँ पे, लेट अस एक्सप्लोर बिफोर यू रीड फर्दर, हैव अ गुड लुक एट द पेंटिंग ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। It was specially ordered for the London headquarters of East India Company and is over 3 meters long. Observe every aspect of it, the people in it, and the objects, the symbols and attitudes. Form groups of 4 or 5 students and let each group presents its contribution as regards the message the painting conveys. You will find our answers a few pages down when we return to the painting, but avoid looking in them right now। मतलब हमें काइंड ऑफ इनका आंसर गेन करना है, ये 92 पेज का ही है आई गेस, यस। सो लेट अस काइंड ऑफ गो थ्रू दैट पेंटिंग, है ना। तो यहाँ पर पेंटिंग की कौन सी बात हो रही है, इफ यू रिमेम्बर गाइस, तो यहाँ पर जो पेंटिंग की बात हो रही है वो ये वाली पेंटिंग की बात हो रही है, लोडिंग नहीं हो रही है, या दिस वाज द पेंटिंग। तो इस पेंटिंग की बातचीत हो रही है यहाँ पे, राइट। सो लेट अस सी दैट। So, the painting East offering its riches to Britannia symbolizes Britain's colonial domination over India and other eastern countries। तो मतलब कि the East offering its riches to Britain, यानी कि जो उनकी चीजें, जो उनकी महंगी महंगी चीजें, जो उनकी स्पेशल चीजें थी, जो ईस्ट की यानी कि जो ईस्ट साइड की जो चीजें थी, ईस्ट कंट्रीज की जो चीजें थी, वो धीरे धीरे ब्रिटेनिया को देते चले थे। ब्रिटेनिया क्या है, ब्रिटेनिया इज काइंड ऑफ ब्रिटेन क्वीन, है ना, ब्रिटेनिया एज इट सिंबलाइजेस ब्रिटेन।
तो इसीलिए ये क्या सिंबलाइज करता है कि धीरे धीरे जो कलोनियलिज्म था, कलोनियल डोमिनेशन था, कलोनियल डोमिनेशन ब्रिटेन का, वो धीरे धीरे फैलता जा रहा था इंडिया में और बाकी जितने भी ईस्टर्न कंट्रीज थे उनमें, राइट। Britannia is seated on a higher platform, showing Britain's superior political and military power, sorry. सीटेड, सो ब्रिटानिया जो है वहाँ पे बैठी हुई है एज एन थोड़े ऊपर वाले प्लेटफॉर्म, थोड़े हायर प्लेटफॉर्म में, मतलब कि ऊपर काइंड ऑफ बैठी हुई है ना, जैसे चेयर पे बैठ गए बाकी लोग नीचे बैठे वैसे से, मतलब हायर प्लेटफॉर्म में बैठ गए मैम। ओके मैम, तो नहीं ब्रिटानिया बैठ गई। एंड देन व्हाट इज शोकेसेस, तो ये जो पेंटिंग है शोकेस करते हैं कि जो ब्रिटेन है वो एज एन बाकी सबसे बड़ी है ना। और उनकी बाकी सबसे बड़ी इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ पॉलिटिकली बड़ी है, इन केस ऑफ मिलिट्री वाइज बड़ी है, इन केस ऑफ दैट बोथ पावर वो सबसे ज्यादा बड़ी है। दैट इज व्हाई शी इज सिटिंग ऑन अ हायर प्लेटफॉर्म। इंडिया एंड चाइना आर शोइंग प्रेजेंटिंग jewels, pearls, cotton and valuable goods, suggesting that the colonies were made to surrender their wealth to Britain। तो हमें दिख रहा है कि इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज जो हैं वो एज एन ज्वेल्स, पर्ल्स और कॉटन और जो भी एज एन फायदेमंद या वैल्यूएबल जिसका कोई अमाउंट है, जिसका कोई एज एन वैल्यू एडिशन करता है, वैसे से गुड्स यहाँ पे शो करे जा रहे हैं कि वो लोग इंडिया और चाइना आपको आगे शो एज एन प्रेजेंट कर रहे हैं, दे रहे हैं ब्रिटेनिया को। कि क्या सजेस्ट करता है कि जो कॉलोनीज है वो यहाँ पर आ ही इसलिए हैं ताकि वो सारा अपनी जो की धन दौलत है कंट्रीज की वो धीरे धीरे करके एज एन जैसे भी ब्रिटेन के आगे करते रहे, है ना, तो लूटते रहे धीरे धीरे एज एन। East India Company ships represent British naval strength and control over sea trade। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शिप्स हैं वो ये दिखाती है कि जो ब्रिटिश का नेवल स्ट्रेंथ था और पूरे सी के ऊपर कंट्रोल था, सी ट्रेड के ऊपर कंट्रोल था, उसको शोकेस करते हैं कि हाउ दे वर वेरी मच स्ट्रॉन्ग। Mercury, the Roman god of commerce, symbolizes trade and economic prosperity. The lion besides Britannia represent Britain's strength and authority. The Indians are shown bowing before Britannia, reflecting the colonial belief that Europeans were superior, राइट। तो जो इंडिया है वो ब्रिटेनिया के आगे झुके हुए हैं, ये रिफ्लेक्ट ये करता है कि जो कलोनियल बिलीफ है कि यूरोपियन ज्यादा सुपीरियर है, यानी कि ज्यादा ऊपर है, ये शोकेस कर रहा है। तो जो कि क्यों, क्योंकि इंडियंस जो हैं वो ब्रिटेनिया के आगे झुके हुए हैं, राइट। इन रियलिटी इंडिया डिड नॉट विलिंगली ऑफर इट्स वेल्थ, ब्रिटेन एक्वायर्ड इट थ्रू कॉन्क्वेस्ट, अनफेयर ट्रेड, हेवी टैक्सेशन एंड पॉलिटिकल कंट्रोल। अब असलियत में इस पेंटिंग में तो जो दिखा दिया, बट असलियत में ना इंडिया ने ऐसे अपने आप से ये धन दौलत उनके नाम नहीं करा, अपने आप से इन्होंने ये सारा एज इन पैसे वगैरह उनको नहीं दिए। बट जो ब्रिटेन है बहुत ही स्मार्टली उन्होंने जैसे कब्जा वगैरह करके कुछ कुछ ऐसे गलत शलत ट्रेडिंग वगैरह करके, टैक्स बहुत बहुत बढ़ा के एंड कुछ कुछ पॉलिटिकल कंट्रोल्स कुछ कुछ जगह पे डाल के उन्होंने धीरे धीरे ये वेल्थ अपने पास कर ली। थर्ड जो ये पेंटिंग है दिस ग्लोरिफाइज दैट द ब्रिटिश एम्पायर वाइल glorifies the British Empire while hiding the exploitation and suffering caused by colonial rule। यानी कि colonial rule से जो जो suffering और exploitation हुई है बाकी लोगों को, वो ब्रिटिश एम्पायर जो पेंटिंग ये ग्लोरीफाई करती है, ये जो इसका रूल था। देन ऑल्सो लाइक जो एक्सप्लॉयटेशन और जो सफरिंग हुई है जो लोग जिन पे कॉलोनी ये बनी थी, कॉलोनाइज पीपल पे, उनको दिखाते ही नहीं है, शोकेस ही नहीं कर रही है, तो ये हाइड कर रही है काइंड ऑफ उनकी दिक्कतें एंड शोकेस कर रही है कि ये तो भैया धन दौलत एज पूरा अच्छे से सारे लोग लुटा रहे हैं, एज ए प्रेजेंट दे रहे हैं। बट ये प्रेजेंट होना दे रहे थे, दे वर नॉट प्रेजेंटिंग देम, दे वर लाइक वेरी मच मजबूर टू डू सो, राइट। नेक्स्ट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो क्या स्ट्रैटेजी थी कि जो डिवाइड करके रूल करने की। सो लेट अस सी। While maintaining an appearance of traders, the company's agents cultivated political relationship with local rulers, offering military support to some against their rivals, thus inserting themselves into Indian political conflicts and emerging as power brokers rather than foreign invaders। यानी कि ये जो कंपनीज थी, है ना, मतलब कि अपना जो एज एन अपीयरेंस जो थी अपनी जो वो था, एज एन पहनावा काइंड ऑफ अपनी जो एज एन उनका चीजें थी जैसे किसी को शोकेस होते थे, वो एज ए ट्रेडर थे। और एक कंपनी ने धीरे धीरे अपने जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स थे लोकल रूलर्स के साथ उन्हें उगाती गई काइंड ऑफ, मतलब कि एज एन उनको पानी देती गई, मतलब कि धीरे धीरे बढ़ते गए लोकल रूलर्स के साथ, अरे वैसे करके थोड़ा बहुत तो काम इन्होंने निकलवाया अपना ट्रेडिंग वगैरह का। बट धीरे धीरे स्लोली दे स्टार्टेड देयर पॉलिटिकल रिलेशनशिप एज वेल। जैसे कि उनको अपने किसी को उनका कोई ऐसे लोकल रूलर से बात करी, हाँ जी अच्छे हैं आप ऐसे, अब सारे लोग तो मुंह नहीं लगाएंगे इनको, है ना, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट सारे लोग इनके साथ नहीं बातचीत करेंगे, राइट। बट
अदर एंड केस जो इनके साथ बातचीत नहीं करते थे, ते और किसी लोकल रूलर के साथ मिलके कि भैया आप मेरी आर्मी लो, ऐसे करो, ये यू कैन टेक योर ब्रिटिश आर्मी, इधर हम बात करें अभी फिलहाल के लिए, तो ब्रिटिश आर्मी की हेल्प लेते थे, अगर उनको अपना मिलिट्री सपोर्ट देते थे कि हाँ अगर इससे लड़ाई करो मेरी आर्मी खड़ी है तुम्हारे सामने। तो जो इनके साथ मान लेते थे तो अच्छी बात है, काइंड ऑफ। जो थोड़ा बहुत इनकी बातों में थे वो ठीक है, जो बातों में नहीं आते थे वो अपनी आर्मी का सपोर्ट भी दिखा के, है ना, विद द मिलिट्री सपोर्ट, वो अ, उनको कर लेते थे अलग, thus inserting themselves into Indian political context and emerging as a power broker rather than foreign invaders। मतलब कि वो धीरे धीरे ये इनकी जड़ों पे, इंडियन पॉलिटिक्स की जड़ों पे घुसते गए, और ऐसे धीरे धीरे करके वो फॉरेन इन्वेडर्स की बजाय पावर ब्रोकर्स, यानी कि जो यहाँ पे पावर्स थी, जो यहाँ पे लोग जो थे, जिनका पॉलिटिकली रूल था यहाँ पे, जो राज कर रहे थे, वो धीरे धीरे अपने सारी चीजें अपने फॉरेन इन्वेडर्स, मतलब कि एज एन इन्वेड करने नहीं आए थे, बट दे वर काइंड ऑफ डूइंग व्हाट वाज, दे वर काइंड ऑफ डूइंग slowly and slowly, they were slowly and slowly, they were doing what, they were slowly and slowly doing the power like dissolution, kind of जो लोग पावर ऑलरेडी में थे उन्हें धीरे धीरे ये लोग हटा रहे थे। ऑल राइट, लेट अस मूव forward forward, they would also play on rivalries between regional rulers or succession disputes within ruling houses so as to benefit from these conflicts. The divide and rule policy. The British were equally skilled at exploiting existing divisions within Indian society. They identified and often encouraged tension between religious communities, for instance. यानी कि ये लोग क्या करते थे, ये क्या खेलते थे, गेम क्या खेलते थे, वो जो रीजनल रूलर्स थे उनके खिलाफ दुश्मनी बनवा के करवा देते थे, या फिर सक्सेशन डिस्प्यूट्स थे रूलिंग हाउसेस में, उससे ये बेनिफिट कर लेते हैं, मतलब कि किसी के बीच में लड़ाइयाँ वगैरह हैं, उनको लड़वा दो, करवा दो काम, उससे हो जाएगा, यानी कि ये काम। या फिर सक्सेशन डिस्प्यूट, यानी कि जैसे अगर मान लीजिए कोई खान का राजा है एंड ही इज अबाउट टू लाइक डाई और समथिंग, तो जब वो एज अ मरेंगे, सो व्हाट सो जब उनकी डेथ एंड ऑल सब कुछ होगा, देन व्हाट हैपेंस इज वो धीरे धीरे अपनी जो सक्सेशन, यानी कि उसके बाद उनका गद्दी कौन संभालेगा, वो राज उसमें कौन करेगा, तो जो रीजनल रूल था वो धीरे धीरे कहाँ आ जाएगा आपका, कौन लेगा, उस पे लड़ाई होती थी, तो उससे वो लोग बेनिफिट करते थे, कहते थे ना कि दो बंदरों की लड़ाई पे बिल्ली का फायदा, काइंड ऑफ वो, है ना। चाहे दो डिस्प्यूट्स, दो दो अलग अलग राज्य में लड़ाइयाँ करवा दो, या फिर राजा कौन बनेगा आगे से ऊपर से नीचे में, उसके बीच में जब झड़प होती थी तब, तो ये जो इनके बेनिफिट्स थी, इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, इनको बेनिफिट्स हो रहा था। और देन जो थी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, मतलब कि उन्होंने धीरे धीरे जितने डिविजन्स थे ना इंडिया के, इंडियन सोसाइटी के, उनको देखा, भाला और समझा, है ना। दे वर वेरी मच ऑब्जर्वेंट, उन्होंने एज इन सारे डिविजन को मद्देनजर रखते हुए इंडिया को एक्सप्लॉइट किया। एज इन उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि बहुत सारे रिलीजियस कम्युनिटीज में, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा टेंशन होती हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कभी कभार, उन्होंने उसी का फायदा उठाया, और उसके बीच में जितने टेंशन थी, है ना, उन्हें समझ के कि हाँ ये दिक्कत आती है इन दोनों के बीच में, ऐसे ऐसे लोगों के बीच में, उनको देख के और झड़प बिठाई, और उन्होंने एज इन कॉन्फ्लिक्ट्स करवाए, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके दे वर डूइंग व्हाट वाज दे वर डूइंग what first they were identifying and then they were encouraging these tensions and then making them what, making them fight against each other, right? Next is the battle of Plassey 1757 exemplifies this approach, मतलब कि battle of Plassey में हमें दिखता है कैसे, when tensions arose between Siraj ud Dowla and the Nawab of Bengal, the East India Company official led by Robert Clive, the latter identified disgruntled elements within the Nawab's court। मतलब कि क्या बोला है इसमें, जब आपके दो राजाओं के बीच में, दो लोगों के बीच में इधर टेंशन का माहौल बना, तो वहां पे क्या हुआ, उन्होंने देखा कि जैसे सिराज उद दौला और जो नवाब थे बंगाल के, उनके बीच में लड़ाई हो रही थी, ठीक है। उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, तब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ऑफिशियल था वो गया, और वो किसने किसको लीड किया, मतलब रॉबर्ट क्लाइव ने लीड किया। और उसमें क्या हुआ कि उन्होंने जो थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट देखे, थोड़ी बहुत ऐसे चीजें देखी जो कि डिसअपॉइंटिंग थी, जो ऐसी चीजें थी जो कि नवाब के कोर्ट में, यानी कि नवाब के उसमें, नवाब ऑफ बंगाल की उसमें थोड़ी बहुत वो चीजें थी, उसके साथ एज एन उसने खेला, कैसे खेला, क्लाइव hatched a conspiracy within Mir Jafar, the Nawab's military commander, promising to install him as the new Nawab in exchange for his betrayal।
यानी कि उसने जो नवाब का मिलिट्री कमांडर था, जो कि मिलिट्री कमांडर ही ज्यादातर लड़ते हैं ना, जिन कमांड में होते हैं कि हाँ भैया ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा लड़ाई। तो फॉर दैट रीजन जो क्लाइव था उसने क्या दिमाग लगाया, उसने थोड़ा बहुत ऐसे दिखाया कि हाँ मुझे लगता है कि ये बंदा धोखा दे सकता है टू द किंग एंड सो एंड सो। सो ही डिड व्हाट वाज, उन्होंने धीरे धीरे लोगों को देखा समझा, एंड ही डिड व्हाट, जो नवाब का मिलिट्री कमांडर था मीर जाफर, उसको उसने पकड़ा और उसने कहा कि मैं तेरे को, अगर तू ये गेम तो नहीं, अगर ये तू लड़ाई हार जाता है, अगर तू ये हार जाता है तो उसको तेरे को मैं नवाब बना दूंगा इसके बदले, इसके बदले कि अगर ये लड़ाई हारेगा तो तेरे को मैं नवाब बना दूंगा। एंड द बैटल टुक प्लेस एट पालाशी, पालाशी मींस प्लासी एज द ब्रिटिश पेयर्ड इट, क्योंकि वो ऐसे पालाशी नहीं बोल पाते, दैट्स व्हाई पालाशी पालाशी प्लाशी प्लाशी प्लासी ऐसे बोलने लगे वो। Obviously they can't pronounce the like English terms, right? That's why. So the battle took place at Palashi, some 150 kilometers north of present day Kolkata, यानी कि 150 किलोमीटर दूर नॉर्थ से, नॉर्थ ऑफ कोलकाता उधर में। Some French forces assisted the Nawab, but Mir Jafar forces constituting the majority of the Nawab's army stood aside, ensuring a British victory despite their smaller number. Even today, Mir Jafar in India remains a synonym for traitor. यानी कि कुछ जो फ्रेंच फोर्सेस थी, उन्होंने भी नवाब की मदद करी है ना, वहां पर जो फ्रेंच लोग थे, फ्रेंच की लड़ाई, वो जो लोग थे एज एन फ्रेंच आर्मी काइंड ऑफ कह लो, उन्होंने भी नवाब की मदद करी, नवाब की साइड से मदद करी। बट जो मीर जाफर की फोर्सेस यानी कि जो मीर जाफर के लोग थे, उसने क्या किया, उसने उसको क्या दिखाना था, मतलब कि मेजोरिटी थी नवाब की आर्मी में की, तो वो लोग साइड खड़े हो गए, साइड खड़े हो गए, मतलब कि वो हार रहे थे, हार जानबूझ के देवर लूजिंग। और ये क्या काम हुआ, ये इसने क्या काम को अंजाम दिया, उसने ये काम को अंजाम दिया कि ब्रिटिश लोग जीत गए। देन व्हाट, देन बीइंग इन वेरी मच स्मॉल नंबर, राइट, इतने कम लोग होते हुए भी देवर डूइंग व्हाट, देवर देवर लाइक दे वॉन्ट, लाइक ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध था ना इनका, जो आपका सिराज उद दौला नवाब थे बंगाल के, उनके खिलाफ से ब्रिटिश का रूल, ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव का, लाइक दे वर हैविंग वॉर विद सिराजुल दौला द नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। उन्होंने मीर जाफर को बोला कि भैया तू हार जा, मिलिट्री कमांडर थी तो उन्हें हरवा देंगे, मैं तेरे को नवाब बना दूंगा। वहां पर से जो फ्रेंच फोर्सेस थी वो भी उनके साथ थी, बट मीर जाफर के लोग एज इन ब्रिटिश लोग से ज्यादा थे, बट देन ऑल्सो वो हारे, मतलब कि ब्रिटिश लोगों की विक्ट्री करवानी थी। और इससे ये पूरे स्टेटमेंट से ये साबित होता है कि मीर जाफर एक धोखेबाज था, है ना। और इसको अब भी बुलाया जाता है इवन टुडे, मीर जाफर मींस सिनोनिम, सिनोनिम मतलब कि एक आपके जैसे ऑपोजिट वर्ड होते हैं और एक एज एन सेम काइंड ऑफ वर्ड्स होते हैं ना, जैसे वैसे वाले वो सिनोनिम बुलाया जाता है फॉर व्हाट, ट्रेटर, यानी कि उसको गद्दार के नाम से भी जाना जाता है, गद्दार कहते हैं ना, गद्दार है ये, तो उसको कह भी देते हैं कि मीर जाफर, गद्दार का भी एक काइंड ऑफ ट्रेटर बन गया मीर जाफर। By positioning themselves as a kingmaker, the East India Company gradually established control over increasing large territories. मतलब कि अब जैसे कहता है ना, राजा से भी ज्यादा बड़ा राजा को बनाने वाला होता है, तो वैसे ही इन्होंने उसके कैसे जितवाया था, उसको कैसे हरवाया था कि मैं तुमको नवाब बना दूंगा, तो इसको नवाब इन द सेंस तेरे को राजा बना दूंगा। तो वो एज एन अपने आप को किंग मेकर बन के उन्होंने जो किंग को संभाला, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो धीरे धीरे करके बड़ी से बड़ी टेरिटरी में अपने हाथ साफ कर रहे थे, मतलब हाथ इन द सेंस वहां पे अपने हाथ, मतलब अपनी पोजिशनिंग स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। इन द 19th century it went a step further and introduced the infamous doctrine of lapse, according to which any princely state would be annexed if its rulers died without a natural male heir। मतलब कि 19वीं सदी के दौरान में इन्होंने एक ऐसा और आगे स्टेप लिया जो कि काइंड ऑफ एकदम अमेज एंड शॉकिंग काइंड ऑफ चीज थी, मतलब कि उन्होंने उनको और राज्य चाहिए थी, वो भी इतना ही गेम खेल सकते थे कि हर एक को मनाए एंड ऑल दैट करें। तो दे स्टार्टेड डूइंग व्हाट वाज, उन्होंने धीरे धीरे लोगों को एज इन अपना वो किया कि हाँ चीजें चीजें देखी, अच्छा ये फोकस है, ये फोकस है, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि कभी कभार जो राजा का होता है ना, राजा, राजे का बेटा कभी कभार राजा नहीं बन पाता, क्योंकि हर एक राजा का लाइक एवरी फादर डज नॉट हैव सन्स, राइट, हर एक बेटे, हर एक बाप का बेटा नहीं होता, किसी की बेटियां भी होती हैं, किसी का जो आगे जो राजा होता है, राजा के बाद जो राजा बनता है, कभी कभार उनका बेटा भी नहीं होता, कोई और भी आसपास में होता है, मे बी उनकी फैमिली में से कोई और हो, मे बी फैमिली से हो ही ना, कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं। तो उन्होंने ये चीज देखी और उन्होंने बताया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, है ना।
उन्होंने ये काइंड ऑफ चीज निकाल दी। उसमें क्या था, कोई भी ऐसी प्रिंसली स्टेट, कोई भी ऐसा राज्य में अगर कोई रूलर, अगर कोई राजा, अगर कोई एज एन लीडर ऑफ दैट मर जाता है और उसका कोई नेचुरली मेल हायर नहीं है ना, तो उसको सीधा सीधा क्या बना दिया, उसको सीधा सीधा एक काइंड ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर एज एन ईस्ट इंडिया कंपनी का वहां पे राज चलेगा, एज एन काइंड ऑफ दैट। This deliberately disregarded the Hindu tradition of adoption, which was legitimate means of succession in Indian royal houses। मतलब कि इसने deliberately disregard कर दिया, है ना। डिसरिगार्ड इन द सेंस, इसने सीधा सीधा काइंड ऑफ रद्द कर दिया चीजें जो हिंदू ट्रेडिशन थी अडॉप्शन की उसमें। मतलब हिंदू ट्रेडिशन में बहुत लोग ऐसे वो अडॉप्ट कर रहे थे ना कि हाँ भैया तू मेरा बेटा है एंड ऑल दैट, जिससे कि जो लेजिटिमेट मींस था सक्सेशन का इंडियन रॉयल हाउसेस में चलता था, है ना। कभी कभार कोई नहीं भी बनता था, कोई मतलब किसी का बेटा एजन होता भी नहीं था, या कभी कभार सीधा सीधा अडॉप्ट करके एजन सीधा सीधा राज्य भी किसी को वो कर दिया जाता था कि मेरे बाद तू राजा बनेगा, है ना। और जो हिंदू ट्रेडिशन था अडॉप्शन, हिंदू ट्रेडिशन था उसमें तो काइंड ऑफ ये भी होता था। तो उसकी जो लेजिटिमेसी थी, जो सक्सेशन की, यानी कि एक के बाद एक का राजा बनने वाला था, वो इंडियन रॉयल हाउस में चलता था, जो कि इस रूल ने काइंड ऑफ तोड़ दिया, है ना। In the Indian context, a princely state was a region that remained under the rule of an Indian prince, Maharaja or Nawab, but which had accepted British protection and guidance in exchange for maintaining internal autonomy। यानी कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो प्रिंसली स्टेट था, यानी कि वो राज्य जो कि कोई कोई इंडियन प्रिंस के, कोई एज एन राजा के, है ना, कोई महाराजा के या कोई नवाब के अंडर में तो आता है, और उसने एज एन ब्रिटिश प्रोटेक्शन, यानी कि ब्रिटिश लोगों की प्रोटेक्शन और उनकी गाइडेंस अपने उसमें ले रखी है, उनकी मतलब प्रोटेक्शन ले रखी है इन एक्सचेंज ऑफ व्हाट, मतलब कि उनकी इंटरनल ऑटोनॉमी, उनकी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन वर्किंग के बिहाफ में, एक्सचेंज में, है ना। There were hundreds of them, from large ones such as Hyderabad, Mysore, Travancore और जम्मू एंड कश्मीर to smaller ones as well। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे राज्य थे, बहुत सारी ऐसी प्रिंसिपल स्टेट्स है जो उनके अंडर काइंड ऑफ में इसमें आ जाती है, इस इसमें आ जाती है इस कॉन्टेक्ट में, जैसे कि हैदराबाद, मैसूर, ट्रेवनकोर और जम्मू कश्मीर। At the time of independence, there were over 500 plus states covering about 40% of the subcontinent। जो इंडिपेंडेंस के दौरान में ना वक्त में ओवर ओवर 40% जो लैंड था उसके अंदर ये सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, और 500 से भी ज्यादा ऐसी ऐसी छोटी मोटी प्रिंसली स्टेट्स थी, राइट। The doctrine of lapse led to the annexation of numerous states, contributing to expansion of territorial control of what? Territorial control of the British, and this created much resentment in sections of India's society and contributed to the 1857 rebellion to which we return below। मतलब कि ये सारा जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के चलते जो इतना नेक्सेशन हुआ न्यूमरस स्टेट्स का, जिसने एज एन एक्सपेंशन, मतलब कि इतना सारा, इसकी वजह से बहुत सारा जो न्यूमरस, मतलब बहुत सारी स्टेट्स थी उसकी जो एनेक्शन, उनकी जो बागडोर थी, सीधे सीधा इसके अंदर आ गई, किसके अंदर, ब्रिटिश के अंदर। तो उनका सीधे सीधा जो एक्सपेंशन था, टेरिटोरियल कंट्रोल था, वो सीधे सीधा ब्रिटिश के पास आने लगा, उनका और एक्सपेंशन होने लगा। और इसके बाद बहुत सारे जो इंडियन सोसाइटीज थे उसमें बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट आया, बहुत दुख पहुंचा, वो बहुत रेबेलियस हुए, और इसके साथ साथ 1857 का रिबेलियन शुरू हो गया, ठीक है। तो यही आपका पार्ट था। तो 1857 का रिबेलियन इससे काइंड ऑफ उसको आग दी, इससे शुरू हुआ 1857 का रिबेलियन, जो कि हम आगे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो होने वाली है आधे घंटे की, तो उससे पहले आई विल एंड इट, ठीक है। तो ओके गाइस, आई एंड इट राइट नाउ, अब तो बस बहुत है for now, so we'll move forward with that in our next episode, all right। so मिलते हैं आप लोगों से एक और एपिसोड बाद में, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ, and we'll meet you all everyone in the very next episode। तब तक के लिए बाय बाय and thank you all।